करेंगे। और फिजिक्स स्टार्ट करने में सबसे पहले जो टॉपिक अपन प्री फाउंडेशन के अंदर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्री फाउंडेशन हो चाहे वो फाउंडेशन हो, उसमें अपन सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक होता है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स आप जो लिख रहे हो सर, आप क्वेश्चन एक ऐसा करोगे मेरे से कि ये बेसिक मैथमेटिक्स आपने सर फिजिक्स में क्यों लिखा? क्यों जरूरी है हमारे को मैथमेटिक्स पढ़ना जो कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो रहा है? हम तो मैथ्स में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनली आगे जाके क्या करेंगे, बायोलॉजी लेंगे। अब जब बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी के टाइम में आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ाई नहीं जाएगी नहीं। अब जब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी तो उस समय आप ये जितने भी फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस या जो भी आपको कोई भी मतलब प्रोसेस करनी हो जो कि मैथमेटिक टूल्स की वजह से होती हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। जिसकी वजह से जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप करने में थोड़े से क्या हो जाओगे, असमर्थ हो जाओगे। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट रहेंगे हम फिजिक्स के अंदर। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट हमें बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन मैथमेटिकल पार्ट जो होगा उस पर हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी वजह से हमारा फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत अच्छा करने के लिए क्या पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। अब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या सारी चीजें हमें पढ़नी होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें केवल वो चीजें पढ़नी है जो हमारी फिजिक्स में ज्यादा काम आती है, और बाकी चीजें तो जो मैथ में आपके अभी जैसे प्री फाउंडेशन के अंदर मैथ में चलेंगे, वो मैथ भी पढ़ा रहे होंगे ना सर, तो उसमें भी तो सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो ब्रॉड लेवल पे, डीप लेवल पे पढ़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपन को केवल बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एलिमेंट्री एलजेब्रा। क्या करेंगे? एलिमेंट्री एलजेब्रा। अब एलिमेंट्री एलजेब्रा, इसके अंदर क्या चीज आती है? तो आप सभी लोग ध्यान दें, एलिमेंट्री एलजेब्रा के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इक्वेशंस हो गई, बाइनोमियल इक्वेशन हो गई, या आपके लोगरिथम हो गया, या आपकी कोई भी अगर कहें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हो गया, ये सब चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज आती है। तो सबसे पहले जैसे एलिमेंट्री एलजेब्रा की बात करें तो एलिमेंट्री एलजेब्रा के अंदर अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एलजेब्रिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? एलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बनेगा इसमें? वो बनेगा एलजेब्रिक एलजेब्रिक एक मिनट, सॉरी, अपने पास पढ़ाई क्या चल रही थी? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, वो क्या किया था? वो क्या था? एलिमेंट्री एलजेब्रा। एलिमेंट्री एलजेब्रा। ठीक है, और एलिमेंट्री एलजेब्रा के बाद हमने पहला जो लिया था वो टॉपिक क्या लिया था? वो लिया था एलजेब्रिक इक्वेशंस। एलजेब्रिक इक्वेशंस। अब एलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इनके अंदर हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एलजेब्रिक इक्वेशन में कुछ छोटी छोटी बातें ही अपन को पढ़नी है जो ज्यादा अपने फिजिक्स में काम आएगी। बाकी चीजें मैथ के अंदर अपन और भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर हम दो पार्ट जो काम किए वो पढ़ लेंगे। पहला पार्ट क्या है? वो है एक लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन। ओके, जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा वो पढ़ना है हमें, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम एलिमेंट्री एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री एलजेब्रा के अंदर अपन एलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। एलजेब्रिक इक्वेशन में हम दो चीजें बेसिकली ज्यादातर अगर कहें तो यूज में लेते हैं फिजिक्स के अंदर, उसी को पढ़ेंगे, जिनमें एक लीनियर इक्वेशन आ गई और दूसरी अपनी क्या आ गई?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अपन अब क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो है इसकी जनरल इक्वेशन। क्या? इसकी जनरल इक्वेशन। तो देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं किसी भी इक्वेशन को ये पहचानना चाहता हूं कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी टाइप की कोई भी इक्वेशन हो, उसको अगर मुझे पहचानना है तो मैं उसे एनालाइज कैसे करूंगा, उसकी जनरल इक्वेशन के थ्रू। तो जैसे मैं अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये क्या होती है, ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। अब यहां पर व्हाट इज ए क्या है यहां पे, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट्स, बोथ आर कांस्टेंट्स, दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन हुआ जो चेंज हो सकता है, तो यहां पर हमारे पास जो x है वो x क्या हो गया, इसको अपन बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। आई बात समझ में। अब लीनियर इक्वेशन को सर डिफाइन कैसे करें, एज ए डेफिनेशन इसको कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे समझेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, एल्जेब्रिक इक्वेशन इस टाइप की जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो वो ओनली वन हो। तो आप जरा इसको गौर से देखो, आप देख रहे हो ax प्लस बी, हियर a एंड b इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यूज तो चेंज होगी नहीं। यहां पर क्या है x, वो क्या है, वेरिएबल। तो आप सभी को पता होगा अगर मैं 1 की पावर 1 लिखूं कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। आप बोलोगे 2 की पावर 1 कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा। तो इसका मतलब जो x की पावर 1 होगी वो किसके इक्वल आएगी, x की ही तो आएगी। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ax की पावर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब लिख सकता हूं दैट मींस आप देख सकते हो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारे पास, वो है 1। दैट इज लीनियर इक्वेशन की अपने पास श्योरिटी आ गई है। मतलब लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे हम किसी इक्वेशन को, पहली बात तो वो इस जनरल इक्वेशन को फॉलो करे, दूसरी बात उसकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अभी आपके समझ में आया। अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या लिखा मैंने, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप देखते ही बता दोगे कि सर ये लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज यहां पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। और मैक्सिमम पावर 1 है, साथ ही साथ जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो अपन एक इधर ध्यान से देखें, क्या x की जगह पे x है, बिल्कुल है। अगर मैं कहूं 2 की जगह पर a है, बिल्कुल सर a की जगह पे 2 है और b की जगह पर 3 है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई सर कि ये ax प्लस बी फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या करेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 4 इक्वल टू 3, इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको ये चीजें पता है और कई बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता। तो उनके लिए मैं क्या बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें, 3x प्लस 4 इक्वल टू 3। आप कहोगे सर इसमें ये लीनियर इक्वेशन होगी, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है सर वो x है और उस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है। लेकिन आप कहोगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो गए कि सर आपने ये भी तो कहा था कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 को भी तो फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपने कहा कि सर इसको तो नहीं कर रहा सर, x की जगह पे x है, b की जगह पे 4 है, a की जगह पे 3 है, लेकिन 0 की जगह पे 3 है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा दिमाग ही तो लगाना था। क्या करना था, इसको अपन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, 3x प्लस 4
इस 3 को इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये देखो कितना हुआ, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये ax प्लस b इक्वल टू 0 फॉर्म की तरह आपको दिख रहा है क्या? आप कंपेयर करके देख सकते हैं, आप कंपेयर करके देखें क्या ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ax प्लस b इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। a की जगह पे 3 है, x की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है और 0 की जगह 0 है। तो मतलब इक्वेशन तो किसी भी तरीके से लिखी हुई आ सकती है, लेकिन हमें उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक सीधी सी बात बता देता हूं, अगर आपको पहचान करनी है, आपको एक तरीके से कहें कि पता लगाना है बहुत ही जल्दी से कि वो लीनियर है या वो क्वाड्रेटिक है, तो आप डायरेक्ट क्या देखो, जो उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल पार्ट है, उस वेरिएबल पार्ट की आपको पावर देखनी है। तो उस वेरिएबल पार्ट की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो अगर 1 है दैट मीन्स मैक्सिमम पावर 1 होने पर वो इक्वेशन किस तरीके की होती है, वो अपनी होती है लीनियर इक्वेशन। क्या सभी को ये समझ में आया? आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचाने। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो इसको अपन क्या करते हैं, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम क्या लेते हैं, अब ध्यान से देखें, मैं लिख रहा हूं 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन अपने को दे दिया। अब आप खुद सोचो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो बोलोगे सर हमें कांस्टेंट से तो मतलब ही नहीं होता ना, हमें किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है केवल वेरिएबल की पावर से। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल है x, और इस x की यहाँ पर पावर कितनी है, पावर हमारे पास x की है वो कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। सर ये ax प्लस बी इक्वल टू 0 को फॉर्म फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 101% कर रहा है। a की जगह पे 2/3 है, b की जगह पे 1/3 है, x की जगह पे x है। क्लियर, सबके समझ में आया? तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पता चला, और अभी तक हमने बेसिक लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से होगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा। अगर हमें किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 मिल जाए, दैट मीन्स वो क्या है, वो अपनी लीनियर इक्वेशन है। सभी के लीनियर इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बन जाती है क्योंकि फिजिक्स में काफी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती है, उसके रूट्स निकालने पड़ते हैं, उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जैसे अपन ने किसकी पढ़ी थी, लीनियर वाले की पढ़ी थी ना, वैसे ही सेम जनरल इक्वेशन अपन को इसकी भी पढ़नी है। तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या होगी, खुद सोचें, बहुत ही सिंपल सी होती है जनरल इक्वेशन, और वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन। क्या जनरल इक्वेशन किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है तो मैं कैसे पहचानूंगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका। मैंने अभी आपको कहा था, एल्जेब्रिक इक्वेशन को पहचानना हो कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखना है। अगर मैक्सिमम पावर 1 होती तो वो लीनियर होता। अब इसमें आप गौर से देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास a b और c, तो मैं लिखूं a, b एंड c,
ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? कांस्टेंट्स हैं। ये तीनों क्या है? कांस्टेंट्स। जबकि यहां पर x जो है वो अपना वेरिएबल है। यहां पर x जो है वो अपना क्या है? वेरिएबल है। कैसा है जी? वेरिएबल। अब यहां पर ये देखो, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर, एक तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे और एक एक्स दिख रहा है। दोनों में वेरिएबल तो एक्स ही है, लेकिन दोनों की पावर अलग अलग है। इसकी 2 है और इसकी 1 है। तो आप बताओ यहाँ मैक्सिमम पावर दोनों में से किसकी है? तो आप बोलोगे सर 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। दैट इज shows that this equation is quadratic equation। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ऐसी algebraic equation जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या होगी? algebraic equation होगी। algebraic equation means सॉरी quadratic equation होगी। आगे समझ में आ गया आपको? अब अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा आप इसको गौर से देखकर बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे कि सर पता ही नहीं है, इसमें x की पावर 3 भी आ गई। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि अगर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो तभी हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अदरवाइज वो चेंज हो जाएगी। जैसे इस इक्वेशन को आप गौर से देख रहे हो, तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? यहां पर एक्स क्यूब आ गया है। यहां पर एक्स क्यूब आ गया है। तो एक्स क्यूब आने का मतलब क्या हुआ? यहां पर अगर वेरिएबल की पावर देखें, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, जिसको अपन 1 पावर लिख सकते हैं, तो तीनों में से मैक्सिमम पावर कौन सी है भैया? इस तीनों में से मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब। इसका मतलब जो फंक्शन है, जो इक्वेशन है, वो किसकी तरह से कंसीडर की जाएगी? वो की जाएगी एक्स क्यूब की तरीके से। और एक्स क्यूब आ गया, दैट मींस दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। अपन कह सकते हैं दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा एक बात अपन को ध्यान रखनी है, इक्वेशन को पहचानना है तो पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे। जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन का नाम पता लगा सकते हैं। सभी की आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर? अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? लीनियर इक्वेशन पे वापस चलते हैं। ठीक है? तो अब जरा देखो, लीनियर इक्वेशन के अंदर हम एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले? जैसे मान लो मैंने लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मैं आपसे बोलूं कि बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, इस 2x को तो यहीं रखेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, x को इधर रखेंगे -3 हो जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। आंसर आ गया सर -3/2। आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3/2 के अलावा भी कोई चीज आ सकती है? कोई दूसरा नंबर आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? ये बात ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसके रूट बोल दो, चाहे जीरो बोल दो, चाहे जीरोस बोल दो, या फिर आप उसको सॉल्यूशन बोल दो, ये तीनों एक ही वर्ड है जो अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन तैयार करने में आपको पता रहेंगे। तो इसके अंदर क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो कि इस इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। दैट मींस सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ सर? अपन कभी भी कोई इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो उस इक्वेशन का एक पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड या राइट हैंड पार्ट। ठीक है? अब अगर मैं LHS और RHS की बात करूं, तो अगर जो मेरा आंसर निकल के आया है,
अगर उस आंसर को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो जो LHS है उसकी वैल्यू RHS के इक्वल आनी चाहिए। अगर RHS और LHS की वैल्यू इक्वल आ रही है दैट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो उस इक्वेशन का रूट है, वो उस इक्वेशन का जीरोज है, वो ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे अगर मैं बात करूं सर यहाँ जीरोज क्यों लिखा, जीरोज लिखने का मतलब होता है कि अगर मैं उस इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट करूं, उस आंसर को पुट करूं तो मेरी इक्वेशन का आंसर जीरो आना चाहिए। और अगर वो जीरो आता है दैट मीन सिंपल सी बात है हम कह सकते हैं कि वो उसका जीरोज है, उसका रूट है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छे से आ जाए। तो एग्जांपल क्या, अगर मैं लिखूं 3x माइनस 2/3, इसको अपन यूज करते हैं 3x माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। अब इसको सोल्व करना है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सर 3x को तो यहीं रखो, 1/3 इधर है ही, माइनस 2/3 को उधर ले गए तो सर हो गया प्लस 2/3। सर दोनों में से एलसीएम ले लो आप 3, दोनों में से आप एलसीएम ले सकते हो 3, तो एलसीएम कितना हुआ 3 हो गया जी। यहाँ कितना बचा 1 प्लस 2, ये कितना हो गया 3/3, आंसर इज 1। तो हमारे पास आया 3x इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/3। आया कि नहीं आया, तो क्या अपन सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशन है उस लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज केवल और केवल एक ही आ रही है, उससे ज्यादा वैल्यूज नहीं आ रही है। दैट मीन्स क्लियर हो गया है कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही रूट होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही जीरोस होता है। अब आप बोलोगे सर एक बार ये कंफर्म करके बताओ मैं कि जीरोस कैसे कहा गया इसको, तो चलो उसी क्वेश्चन को वापस से उठा लाओ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। आंसर क्या आया था x का 1/3 आया था ना, तो 1/3 इस x की जगह पे पुट कर दो, x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूं 1/3, 3 इंटू 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। अपन ये क्या सोल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं LHS, ठीक है, और ये क्या है हमारा RHS। आया कि नहीं आया। अब LHS को सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, देखो 3 से 3 गया, अब इधर क्या होगा 1 माइनस 2/3 कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, बचेगा कितना 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/3 बचा ना। तो क्या ये जो RHS की वैल्यू आई, सॉरी LHS की जो वैल्यू आई, क्या वो RHS से मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है, RHS से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये मैच कर रही है दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अब आप कहोगे कि सर ये तो चलो रूट हो गया, जीरोस आपने कहा था कि सर इक्वेशन में रखने पर जीरो आंसर आना चाहिए, तो मैंने क्या कहा था पहले आप उसे बदलोगे लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था देखो 3x माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 था ना, तो पहले तो इसको अपन बदलेंगे ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो ले आओ इधर 3x माइनस 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसके बाद में देखो ये कितना बन गया -2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इधर देखो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ओके। अब ये होने के बाद आप खुद देखो जो हमारा आंसर आया था x इक्वल टू 1/3 इसमें पुट करो, तो पुट करने पर क्या आएगा 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या 0 आया, आया कि नहीं आया। इसीलिए 1/3 को जीरोस भी कहा जाता है कि अगर हम इक्वेशन में उस वैल्यू को रख दे वापस तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए ये जीरोस भी हो गया। समझ में आई बात। तो ये था लीनियर इक्वेशन का किस तरीके से अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अपन लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि सर लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना तो बहुत ही इजी था बिकॉज इसमें x की जो मैक्सिमम पावर थी वो 1 थी,
लेकिन अगर बात करें सर किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर दो पावर होती है, वहां तो मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसको कैसे सोल्व करें, उसका भी कोई मेथड होगा। बिल्कुल उसके अपन दो मेथड यूज करेंगे। जो पहला मेथड है वो अपना होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है वो अपना होता है कौन सा मेथड, वो होता है अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, उस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको तो अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुका हूं कि उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। तो अपन बात करते हैं किसकी, एक एग्जांपल की। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या ले अपन, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं लिख लेता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो उसको पहचानो, क्या सही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोलोगे सर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। है कि नहीं है, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है, उसी की तरह दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर मुझे तो। कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह पे सर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स है, कांस्टेंट्स की जगह पे कांस्टेंट है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिनोट कर रही है ये इक्वेशन। क्लियर। अब सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, कैसे मुश्किल है, आप बोलोगे सर इसमें तो दो पावर है, इसको सोल्व करने का तरीका अलग होगा और अलग तरीके से आप हमें इसको बताएं। ठीक है, तो वही चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले एक बात मैं आपसे छोटी सी यहाँ शेयर करना चाहूंगा, और वो क्या बात है, आप बताओ अगर मैं इस a को 0 रख दूं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें अगर मैं इस a को 0 रख दूं, तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ओनली बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या ये जो आपको दिख रहा है वो लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल सर ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे, बिकॉज अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल बचा है वो है x, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी बची है वो है 1। दैट मींस दिस इज बिकम्स, ये क्या बन गया, ये बन गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो जब भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो वहां एक बात हमें लिखना बहुत जरूरी है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, वो कौन सी इक्वेशन बन गई, वो लीनियर इक्वेशन बन गई है। आई बात समझ में आपके। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है। अब बाद में आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन के बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया इसका मतलब वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन की तरह बन जाएगी। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करें, रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, उसका जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेथड, तो सबसे पहला मेथड जो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पहला मेथड जो हमारा होगा वो होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या होगा, वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में जब आपको समझा रहा हूंगा उस समय में थोड़ा ये आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये डिफिकल्ट है नहीं।
क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा बड़ा बताऊंगा ताकि आपको एक एक छोटी छोटी चीजें इसके बाद में बारीकियां इसकी पता चल जाए, आपको इसकी माइन्यूट जो चीजें अपन गलतियां करते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये मत सोचना कि ये प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये सबसे आसान प्रोसेस आपके लिए बन जाएगा। लेकिन अभी जब मैं इसको समझाऊंगा तो थोड़ा आपको ब्रॉड लेवल पे बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे करके अपन इसको समझेंगे ताकि अपन को फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आए। क्योंकि जो बोर्ड क्लासेस है 10 तक की, उनमें पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी समझ लेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी अपने पास आ जाएगी। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को समझना। तो अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहाँ अपनी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसके बाद में अभी तो मैं आपको ये मेथड समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन रूट से भी डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। हमारी जनरल इक्वेशन ये थी, थी कि नहीं थी? ये सभी को क्लियर है? दोनों इक्वेशन दिमाग में होनी चाहिए अपनी, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ना है अपन को। ठीक है, बिल्कुल इजी होती है फिजिक्स, कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि फिजिक्स हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये सोचें कि क्या हमारा बेस मजबूत है, क्या हमारा बेस स्ट्रोंग है। अगर हमारा बेस स्ट्रोंग होगा तो 100% है फिजिक्स हमें बहुत आसान लगेगी। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, अगर याद करने वाली चीजें तो हम आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स होते हैं तो न्यूमेरिकल्स में एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को किस तरीके से आपको ऑन गो करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, फॉरवर्ड करना है अपनी अपने जो स्टेप्स हैं उनको, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपकी जितनी अच्छी बेसिक मैथमेटिक्स होगी उतना ही अच्छा आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन बनता जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो अपन लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी समझ के आए थे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसमें रूट निकालने हैं मुझे। अभी आपने पढ़ा था, जब लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी उस समय रूट कितना आया था? एक ही आया था सर, x की केवल एक ही वैल्यू निकल कर आई थी सर, x की एक के अलावा कोई वैल्यू निकल के नहीं आई थी। आई थी कि नहीं आई थी बताओ? नहीं आई थी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर तो सर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर सर जो रूट आएंगे वो मोर देन 1 आएंगे, मतलब 2 आएंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। वो कितने आएंगे? सेम आ सकते हैं बिल्कुल। अगर दोनों के दो रूट आएंगे लेकिन दोनों सेम भी आ सकते हैं, ये आगे अपन पढ़ेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन नॉर्मली समझेंगे इसको। चलो सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, कर ले। ओके, तो जनरल इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है सर? ए की जगह पे मुझे 2 दिख रहा है, 2। बी की जगह पे मुझे 3 दिख रहा है, और सर सी की जगह पे मुझे 1 दिख रहा है। क्या मैंने सही लिखा है? क्या आप लोगों को सेम चीज दिख रही है जो मुझे दिख रही है? दिख रही है, बिल्कुल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? ए और सी को। ए और सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस b को एज इट इज ऐसे का ऐसा लिख दूंगा, 3 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस b के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों का, उन दोनों पार्ट्स का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनना। मुझे b के टुकड़े करने हैं, किसके? बोलो, b के ना। हाँ, तो b के टुकड़े करने। अब b के टुकड़े कितने करने? 2। ऐसे दो टुकड़े करने जिन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, a और c का जो मल्टीप्लाई किया वो आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों को ऐड करूं तो ऐड करने पर वो b के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे एक समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, इसका एक टुकड़ा माना x और इसका एक टुकड़ा माना y। ओके, मैंने 3 के दो टुकड़े कर दिए, एक x कर दिया, एक
y कर दिया। तो x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो वो वैल्यू जो आएगी वो a को c से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आई उसके इक्वल आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं x और y को ऐड करूं तो उस केस में आपका आंसर b के इक्वल आना चाहिए। तो आपके जो फैक्टर होंगे वो एग्जैक्टली राइट फैक्टर होंगे। आई बात समझ में? चलो तो अब अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं इधर वापस लिख रहा हूं, देखो b इक्वल टू 3 है, इसके दो फैक्टर करो। तो आप सोचोगे कि सर ऐसा क्या फैक्टर करें 3 के कि हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो फटाफट से दिमाग में आया सर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सर 3 आएगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उन दोनों को सर मल्टीप्लाई करने पर 2 भी तो आना चाहिए, और बिल्कुल सर आ रहा है। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, दैट मीन्स इसके फैक्टर हो गए सर 1 और 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2, 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आया 3। क्या इन दोनों इक्वेशंस जिनको मैंने कहा था वो सेटिस्फाई करवा रहे हो आप? बिल्कुल करवा रहे हो। करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? अब जब इसको सेटिस्फाई करवा ही रहे हो दैट मीन्स बहुत ही सिंपल हो गया काम। इस b के फैक्टर करना आपको आ गया तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत क्लियर होता जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से अभी तक समझ में आ रहा होगा। सभी लोग एक्टिव बैठे, अपने पास एकदम बिल्कुल अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेट होना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये सोचें कि ये क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स बीच में कहां से आ गई, बिल्कुल नहीं ये सोचना है। अगर ये सोचोगे तो फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत ही इजी होते हैं सब कुछ, केवल एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। ओके, आगे चलें, ठीक है। अब देखो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्या करना है देखो, अब अपन जो करेंगे वो एज इट इज वापस से जो इक्वेशन हमारी थी उसको लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पर अपन इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक अलग ही तरीके से। 2x स्क्वायर प्लस, अब जो ये तुम्हारा 3 था वो किसकी जगह पे था, b की जगह पे था। ये जो तुम्हारा 3 था वो किसकी जगह पे था, b की जगह पे था ना। तो आप इस 3 को अब इन टुकड़ों की फॉर्म में, इन पार्ट्स की फॉर्म में लिख दो। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 2 इंटू एक्स। किसी की कोई दिक्कत, किसी की कोई परेशानी नहीं है ना। मैंने क्या कहा, मैंने इस 3 को चेंज कर दिया, इसके टुकड़ों के फॉर्म में लिख दिया 1 प्लस 2 इंटू एक्स। तो 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 तो होती है। ओके, और इधर क्या हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आएगा, 1 एज इट इज पड़ा रहेगा, इक्वल टू कितना हो गया जी, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब आप क्या करो, अब आप ध्यान से देखो, इन दो पार्ट को एक साथ लो, इन दो पार्ट को एक साथ लो। समझ में आ रही है बात, पेयर बना लिया, मतलब एक तरीके से इन दोनों को दोस्त बना दिया, इन दोनों को भी दोस्त बना दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या बेसिक एक छोटी सी चीज जानते हो कि अगर मैं x को x से ही मल्टीप्लाई करूं तभी तो x स्क्वायर आएगा। अगर x को x से ही मल्टीप्लाई करूं तो तभी तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब यहां पर भी तो x स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहां पर दो x हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं। दैट मीन्स दो x जो हैं वो आपस में क्या हो रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं। तो अपन इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये बड़े वाले बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन सी चीज है, अजीब सा लगेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं इसको देखकर उनके लिए बहुत कंपलसरी है, तो लिखना जरूरी है। ओके, तो x इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा गौर से देखो, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, बिल्कुल नहीं। x इंटू एक्स का मतलब सर होता क्या है, एक्स स्क्वायर ही तो होता है, तो एक्स स्क्वायर होता है। तो अब जरा गौर से देखो,
जो अपने पेयर हमने बनाए थे उन पेयर के अंदर देखो क्या इन दोनों पेयर में से x कॉमन आ रहा है? दोनों में से कॉमन क्या है? देखो इस वाले पेयर में इधर भी x है, इधर भी x है, इधर 2 है पर इधर 2 नहीं है। ठीक है, आप पेयर किसी भी दो का बना सकते हो, वो वाला 2x भी इधर लाके पेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस x को उधर भी ले जा सकते हो, लेकिन जो भी नॉर्मली आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? x को कॉमन लिया, ले लिया। जैसे ही x को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते ही आप देखोगे कि यहां पर कितना बचा? सर x यहां से भाग गया, बाहर आ गया, बचा कितना? 2 इंटू एक्स। कितना बचा? 2 इंटू एक्स बचा। अब 2 इंटू एक्स बचा और यहां क्या बचा? सर यहां तो x ही था, वो भी अपन ने बाहर ले लिया तो कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब x ही कॉमन ले लिया तो वहां पर एक कोफिशिएंट छूट जाता है और वो कोफिशिएंट कितना होता है? 1। अगर सेम चीज वापस पूरी की पूरी उठ के बाहर आ जाए तो वहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो +1 +1। ओके, अब इसके बाद में, अब इसके बाद अपन ध्यान दें तो यहां पर पहला काम तो हो गया अपना, इस वाले का काम तो, इसका तो काम खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मुझे इसका काम देखना है। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप इन दोनों में से? तो आप कहोगे सर इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा ही नहीं है। मेरे को दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है 1। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो वो का वही आता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 1 इंटू 2x, तो क्या वो 2x ही आएगा? बिल्कुल आएगा सर। 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो 2x में भी 1 है और 1 में भी 1 है, तो मैं 1 तो कॉमन ले ही सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। तो मैं 1 को क्या करता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। मैं 1 को क्या कर लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ। इसको मिटा देते हैं। ओके, अगर अपन ने 1 को कॉमन ले लिया तो 1 को कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा? सर यहाँ तो 2x ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 ही तो गया है, वो तो कोफिशिएंट था इसका। प्लस यहाँ 1 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा सर। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वो। ये मत समझना 1 में से 1 गया तो 0 बचा सर, नहीं, वो कॉमन ले रहे हो तुम, तो उसका कोफिशिएंट, उसका मल्टीपल कॉमन आता है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखो इन दोनों को गौर से देखो, ध्यान से, इसको और इसको। क्या इन दोनों में 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कॉमन है क्या? बोलोगे हाँ सर ये तो एक जैसा दिख रहा है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको भी बाहर निकाल लो। अपन क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल लाएंगे। तो 2x प्लस 1 को बाहर ले लिया तो बचा क्या? सर इसमें तो x बच गया और इधर से 1 बच गया, बीच में प्लस, तो मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। बना कि नहीं बना, बताओ? क्लियर है ये बात सभी के? अब आपको रूट निकालने हैं। अब आपको क्या करना है, आपने फैक्टर कर लिए। अब ध्यान दो, इन्हीं दो को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। अब ये दोनों फैक्टर आपके बन चुके हैं। जब एक फैक्टर दूसरे से मल्टीपल होकर इक्वल टू 0 मिल जाए, दैट मीन्स आपने फैक्टर कर लिए। दैट मीन्स आपने फैक्टर कर लिए। अब ये फैक्टर बन गए तो अब इनको सोल्व करना भी आना चाहिए। कैसे सोल्व करना है? बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अपन को सोल्व करना है। और वो कैसे करना है? वो कैसे करना है अपन को? बहुत ही आसान, मैं बता देता हूं। ठीक है, ओके, क्लियर? चलो, तो अपन बात करते हैं किसकी। हमारे पास फैक्टर बन गया था एक तो 2x प्लस 1 मल्टीपल बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही बना था। अब आपको इसको सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल एक एक फैक्टर को उठाना है और 0 के इक्वल कर देना है। तो जैसे पहला फैक्टर उठाया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। यहां से क्या हुआ, 2x इक्वल टू माइनस 1, देन x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। एक आंसर तो ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरे फैक्टर को लाओ, x प्लस 1
इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -1, आया कि नहीं आया। तो यहां पर आपके पास x की दो वैल्यूज निकल के आई, पहली वैल्यू थी -1/2, दूसरी वैल्यू आई -1। तो आप जरा ध्यान से देखें, क्या हमने शुरू में स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने रूट्स होते हैं, तो हमने कहा था 2। क्या अभी भी आप देख सकते हैं आंसर जो आया उसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब -1/2 और -1। अब सर ये रूट का मतलब बेसिकली है क्या, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर्स अगर मैं इंडिविजुअली जाकर क्या करूं, इक्वेशन में पुट कर दूं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन यही तो थी, यही थी ना। तो अब क्या करोगे, पहले एक काम करते हैं, -1/2 को पुट करते हैं इसके अंदर, इसको -1/2 को, तो करो 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर, x की जगह पे पुट करना, प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस 1। अब ये अपन को एलएचएस को सोल्व करना है, आरएचएस तो हमारा 0 है, दिस इज, ये तो हमारा क्या है, LHS, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है RHS। क्लियर, समझ में आ रही है बात। अब LHS को सोल्व कर लूं, अगर LHS RHS के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन एकदम सही है। चलो सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर होता है +1/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस प्लस की जगह पे अब क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/2, दिस बिकम्स 3/2 प्लस 1। सोल्व करो जरा, क्या ये 2 से 2 गया इधर, तो बचा 2, तो 1/2 में से 3/2 प्लस 1, तो जरा देखो इसको बहुत ही आसानी से समझो, 1/2 प्लस 1 माइनस 3/2, इसको बेसिक अपने जो घर की गणित होती है ना, घर की मैथ होती है उसकी तरह कर दो, ये आधा, ये एक, आधा और एक कितना हो गया, 1.5 हो गया ना, 1.5, 1.5, और ये भी तो 1.5 ही है, तो 1.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा। एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर अपन बेसिक मैथ्स अपने घर वाली यूज करें ना, जो हिसाब किताब वाली होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, घर के जो हिसाब किताब करते हैं, मम्मी कहती है दूध वाले का इतना पैसा, बताओ जल्दी से कितना रुपए हो रहे हैं, ये जोड़ के बता दो, तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, आधा और ये पौन ऐसे बोल बोल के काम कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। तो उसी तरीके से अपन मैथ में ऐसा कर सकते हैं कभी भी, अगर मन में करना है, लिखना थोड़ी ऐसा, ठीक है। तो अपने पास क्या हुआ, ये कितना हो गया 1.5, 1.5 में से 1.5 गया तो कितना हुआ 0। क्लियर, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई किया, बिल्कुल किया, और सेटिस्फाई किया, दैट मींस एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ गई। और जब एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ जाती है, दैट मींस ये बात क्लियर हो गई कि दिस 1/2 इज द सॉल्यूशन, इज द रूट, और वी कैन से इज द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। आ गई बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आप क्या करना, -1 को भी इसकी जगह पे रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा और बिल्कुल आपका आंसर 0 के इक्वल आएगा। तो आप बोलोगे कि यस, -1 इज ऑल्सो द रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ सभी के, कोई दिक्कत, आसान है फैक्टराइजेशन मेथड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, एक और क्वेश्चन कर ले, चलो तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम एक और, वो लिख लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास ये है, हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था,
कंपेयर इट विथ जनरल इक्वेशन। नाउ मुझे बताओ, आप बोलो ए की जगह पे कितना है सर? ए की जगह पे दिख ही नहीं रहा सर, हमें तो एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है सर, ए की जगह तो कुछ है नहीं। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज छुपी हुई है वो क्या है? वन। हर चीज का एक मल्टीपल फैक्टर अपना वन तो होता ही है। अब इनफाइनाइट को भी वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, तो वन तो वहां भी छुपा हुआ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ का मल्टीपल कितना मान के चलेंगे? वन मान के चलेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो गई। सी की वैल्यू कितनी होगी सर? 6 हो गई। फिर मैंने आपको क्या तरीका बताया था? फिर हमने तरीका आपको ये बताया था, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आया वो आया हमारा 6। आया कि नहीं आया? 6 आने के बाद, 6 आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर b लिख देंगे। वो कितना आया? 5। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको क्योंकि वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 5 के क्या करने थे? दो टुकड़े। ऐसे दो टुकड़े सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a और c के मल्टीपल के बराबर आए, और जिनको ऐड करने पर, जिनको ऐड करने पर 5 के इक्वल आए। तो आप फटाफट से दिमाग में बोलोगे सर 3 and 2 या फिर 2 and 3, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 2 and 3 कर दो जी। मैंने कर दिया 2 and 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों को ऐड कर दो, 2 + 3, 2 + 3 कितना हुआ? 5, हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब हमने दोनों फैक्टर कर दिए। सेम काम करेंगे, इक्वेशन फिर से नोट डाउन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 5 को क्या लिख दोगे आप? 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर? इसके बाद देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कहा था पेयरिंग कर लो, इन दो को अलग, इन दो को अलग पेयर बना लो। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। तो एक्स इंटू एक्स लिख लो इसको, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जरा देखो इन दोनों फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे सर x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो। इधर क्या बचा? एक x बच गया, और इधर क्या बच गया? सर x तो कॉमन आ गया लेकिन 2 कॉमन नहीं आया तो 2 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? इसके बाद इधर आ जाओ, प्लस है बीच में, 3 और 6 क्या कॉमन आ रहा है? बिल्कुल 6 क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है। अगर मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। तो क्या यहाँ पर अगर मैं आपको लिख देता हूँ 3x प्लस, इसको ऐसा लिखा होता तो कोई दिक्कत थोड़ी थी? कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी तो 6 ही लिखा हुआ है। 3 इंटू 2 का मतलब 6 ही तो होता है। तो क्या 3 इंटू 3, यहाँ 3 कॉमन आ रहा है? क्या आ रहा है? तो 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3 उठाओ। इधर क्या बचा? x बचा सर, इधर बचा 2 इक्वल टू 0। क्या इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो x प्लस 2 कॉमन ले लो, ले लिया। x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? मल्टीपल में बचा सर x, और इधर बचा प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे? बारी बारी से फैक्टर को 0 के इक्वल करो। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आया x इक्वल टू -2। आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको सोल्व करो। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? -3। आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हो रही है आपके? अब आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पर x के दो रूट आए, -2 आया और -3 आया। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं। पहला रूट -2, सेकेंड रूट इज -3। कोई भी एक रूट आप खुद पुट करके देख लेना, जो इक्वेशन हमारी है उसके अंदर फटाफट से पुट करके देख लो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, -2 पुट किया, -3 करता हूँ इस बार, क्योंकि पिछली बार पहले वाला किया था, इस बार दूसरे वाला कर लेते हैं। आप कर लेना एक, है ना? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पुट करो -3 x की जगह, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
सर -3 का स्क्वायर होता है 9। सर 5 इंटू -3 इक्वल टू -15 एंड +6 प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। 9 + 6 15, 15 - 15 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। बिल्कुल LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये अपना सॉल्यूशन राइट है। हमने जो रूट निकाला वो बिल्कुल सही है और जो फैक्टर निकाला वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप -2 को भी पुट करके देख सकते हैं, वो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा। आपके समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से अपन किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी के? क्लियर हुआ सभी के? ओके। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो आप खुद करेंगे, ठीक है? ये एग्जांपल्स आपके होमवर्क के लिए घर पे करेंगे, ठीक है? तो पहला एग्जांपल वो हो गया x² + 5x - 6। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या लिख रहा हूं? x² + 5x - 6 = 0। आपको इसका फैक्टर करना है और इसके सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो हो जाएगा 2x² + 7x + 6 = 0। ओके। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वो ले लेते हैं 2x² - 3x + 1 = 0। ओके। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं घर पे और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करेंगे बहुत अच्छे से और तीनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पूरे मेथड से बेसिक से करना है। अभी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको वो कभी करना ही नहीं पड़ेगा। वो दिमाग में कैलकुलेशन होगी फटाफट चुटकियों में। जैसे अगर मेरे को फटाफट पता लगाना हो इसमें फैक्टर क्या होंगे तो मैं फटाफट पता लगा सकता हूँ कि इसके फैक्टर कितने आ सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि आप इसको कैसे ध्यान रखें। आई बात समझ में? तो ये क्लियर होना चाहिए। आप आंसर आपके आने के बाद आपको पता लग जाने चाहिए कि आंसर कितनी जल्दी आप निकाल पा रहे हैं। एक आप टाइम सेट कर लेना कि जैसे पहले 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस की तो इसमें हमें इतना टाइम लगा, लास्ट क्वेश्चन में कंपटीशन स्टार्ट कर लेना अपने ही खुद का, अपने से खुद से ही कंपटीशन स्टार्ट कर लेना कि मैं इस क्वेश्चन को जितने बाकी के क्वेश्चन में टाइम लगाया उससे भी बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करूंगा और कैलकुलेशन जो भी है वो सारी की सारी कैलकुलेशन में माइंडली करूंगा, दिमाग में ही चलाऊंगा, पेन चलाऊंगा ही नहीं, ठीक है? तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जाएगी और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको कर पाओगे, ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड आपकी क्लियर हो गया, ठीक है? ओके।